सोनीपत हरियाणा में जन्मे मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर चुके अभिनेता विवेक जेटली ने मॉडलिंग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित करने के बाद कई म्यूजिक वीडियो कर खुद को बेहतरीन अभिनेता साबित कर चुके हैं। अब विवेक जेटली 21 जुलाई को प्रदर्शित होने वाली हॉरर और सस्पेंस फिल्म वश में गंगा ममगई के संग हीरो के तौर पर नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में विवेक जेटली ने रक्षित का किरदार निभाया है। फिल्म की कहानी रहस्य और रोमांच से परिपूर्ण। यह कहानी रक्षित और आंचल के प्यार की है, जबकि एक अदृश्य शक्ति आंचल को अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहती है। अब जीत किसकी होगी या तो फिल्म देखने में पता चलेगा। इसी संदर्भ में फिल्मी संगम चैनल पर विवेक जेटली ने लंबी बातचीत की। समय चलता है, कारवां चला जाता है। सांसों की जिंदगी में कभी कभी जीने का अरमान चला जाता है। हम ढूंढते रहते हैं औरों को, हम जानना चाहते हैं औरों को, पर खुद को जाने बिना इस दुनिया से इंसान चला जाता है। विवेक जेटली, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि आपकी परवरिश कहाँ हुई और ये आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है। जी सर, मेरा नाम है विवेक जेटली और मैं ज़्यादातर मेरे फादर और मदर बैंकिंग सेक्टर से रहे हैं। मेरे पिताजी पंजाब नेशनल बैंक में थे, मम्मा ने इंश्योरेंस कंपनी में, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में मम्मा रहे हैं। तो ट्रैवलिंग रही, पोस्टिंग्स होती रही तो अलग अलग सिटी, चंडीगढ़, करनाल, सोनीपत, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया में हम ज़्यादा रहे। मैंने एजुकेशन में मैंने मास्टर्स किया है जर्नलिज्म में और बचपन से ही ना एक एक्टिंग का जिसे कहते हैं ना कीड़ा काटना है, वो कीड़ा काट गया था। कैसे कटा था, क्या था? सर एक्चुअली मैं शुरू से मतलब जब मैं 11th-12th में था तो मैं टॉल था, I'm 6'2", तो बाल में लंबे रखता था। तो एक अंदर से ना खुद को देख के लगता था कि हाँ तू ना थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। तो एक वो माचोपन एक अंदर था। तो एक बार कोई ऑडिशन हमारी सिटी में आया तो मेरी सिस्टर ने बोला कि यार तू हीरो बनता रहता है, ऑडिशन दे के देख तेरे अंदर कितने कैलिबर है। मैंने कहा अच्छा, कॉन्फिडेंस शुरू से ही था। तो एक्टिंग क्या था नहीं था वो पता नहीं था, बट फिर देन मैंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। तो मैं वहाँ पे गया और सही में वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला आपको संकेत देता है, ऊपर वाला आपको हिंट देता है कि आपको क्या करना है। आई वॉज इन स्कूल बट देन आई वेंट फॉर दी ऑडिशंस एंड मैंने जब ऑडिशन दिया तो मुझे लगा कि हाँ यार ये तो सच्ची में मेरे अंदर कुछ कैलिबर है। और उसके बाद जब मैंने स्कूलिंग मैंने कंप्लीट किया, मैंने बैचलर किया जर्नलिज्म का, मैंने डिस्टेंस किया, साथ में मैंने थिएटर थोड़ा सा मैंने ज्वाइन कर लिया। थिएटर मैंने किया, जो मुझे मेरे आज मैं उनको भाई बोलता हूँ, अनुज शर्मा, उनके साथ मैंने थिएटर किया। तो वो मुझे जब मिले तो मुझे एक्टिंग की शुरुआत उन्होंने कराई। उन्होंने मुझे बताया कि एक्टिंग क्या है, क्या रस होते हैं, किस तरीके से इमोशंस होते हैं। तो उन्होंने मुझे एक्टिंग की शुरुआती दौर पे मुझे मुलाकात कराई कि एक्टिंग होती क्या है। और बहुत ही वो खुद ही बड़े ही ब्रिलियंट एक्टर हैं। तो शुरुआती दौर में हमने कुछ थोड़े बहुत हमने स्ट्रीट प्लेस किए। उसके बाद मैंने जर्नलिज्म में कर रहा था तो मैंने साथ में फिर मैंने इंटर्नशिप की जी के साथ। फिर मैंने सोचा कि यार मुझे ना जर्नलिज्म नहीं, मुझे ना ऑन स्क्रीन एज एन एक्टर आता है। तो मैंने जर्नलिज्म की लाइन को मैंने छोड़ दिया। थिएटर का थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं ले चुका था, बहुत हार्डकोर एक्सपीरियंस नहीं था पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, लेकिन वो जितना था उसने नींव बड़ी गहरी रखी, बहुत ही गहरी रखी। और मेरे अंदर के एक्टर को उसने जगा। तो मैंने एक शेर भी मैं आपको सुनाता हूँ कि समय चलता है, कारवां चला जाता है। सांसों की जिंदगी में कभी कभी जीने का अरमान चला जाता है। हम ढूंढते रहते हैं औरों को, हम जानना चाहते हैं औरों को, पर खुद को जाने बिना इस दुनिया से इंसान चला जाता है। तो जो मेरी खुद से मुलाकात हुई शुरुआती दौर में, अनुज भैया ने जो मेरी अपने आप से मुलाकात कराई, तो उसने वो नींव रखी कि तू एक्टर है, तेरे अंदर ऊपर वाले ने चीज़ें दी हैं बट यू हैव टू पॉलिश इट। फिर जर्नलिज्म बैकग्राउंड था मेरा, मैंने एज एन एंकर मैंने काम करना शुरू किया। मैंने बहुत सारे एपिसोड्स होम शॉपिंग चैनल्स के लिए एज एन एंकर किए। मैं साथ साथ वॉइस ओवर्स में कर रहा था। मैंने प्रिंट मॉडलिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी, कुछ कमर्शियल्स किए। इन सब के बाद इवेंचुअली मुझे लगा कि यार अब वक्त आ गया है कि जब मैं सपनों के शहर मुंबई पहुंचूं। तो फिर मैं बॉम्बे आया और मेरे माइंड में ना स्टार्टिंग से ये था कि मुझे ना टीवी नहीं करना। एक मेरे माइंड में ये चीज़ थी। अनुज शर्मा से कहाँ मुलाकात हुई, किस थिएटर ग्रुप से आपके साथ जुड़े हुए थे आप लोग? अनुज शर्मा से मेरी मुलाकात हुई एक ऑडिशन में देने गया था, एक टीवी शो का ऑडिशन था, हरियाणा में ही था, सोनीपत में। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने ऑडिशन दिया, मेरा पहला ऑडिशन था लाइफ का। तो मैंने देखा एक शख्स को सब घेर के बैठे, 15-20 लोगों ने घेर रखा है, वो बोल रहे हैं बाकी सब सुन रहे हैं। तो मैंने सोचा यार ये बंदा लग रहा है इंटेलिजेंट, ये मुझे बताएगा कि क्या किया क्या नहीं किया। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा भैया मैं स्कूल में हूँ और ये मैंने देखा ऑडिशन दिया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या। अच्छा, वो जो ऑडिशन लेने लोग आए थे वो भी स्कैम था, वो लोग सही में कुछ सीरीज नहीं बना रहे थे, बाद में पता चला। तो दे वर आस्किंग फॉर द मनी।
लोगों से। तो मुझे भैया ने बोला कि यहाँ पे कुछ दाल में काला है, पर तू एक्टर अच्छा है और तू मेरे से कांटेक्ट कर। तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ। तो फिर वहाँ से मेरा शुरुआत हुई और हमने थिएटर ग्रुप का नाम रखा मोक्षा, जहाँ पे हम 5-6 लोग थे। और वो जो शुरुआती दौर था, हमने स्ट्रीट प्लेस किए। हमने तकरीबन 6-7 दिन के अंदर हमने 55 एक स्ट्रीट प्लेस किए, जिसको हरियाणा में काफ़ी माइलेज मिला। और उस प्ले से मेरी एक्टिंग की मेरी जर्नी शुरू हुई। तो कोई प्रोफेशनल प्ले भी किए थे? सर प्रोफेशनल प्लेस हम स्टेट लेवल पे गए थे, हम नारनौल गए थे। पुलिस आपकी सेवा में एक प्ले था, वो हमने किया था स्टेट लेवल पे। क्या रिस्पांस थे उस प्ले के? रिस्पांस बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरा पहला प्ले था और बहुत छोटे थे हम तब, लेकिन बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस मिला था, क्योंकि जितने भी एक्टर्स थे, वो एक्टर्स थे सब नए थे। और मुझे लगता है कि एक बड़ी कमाल की बात है कि एक्टर जितना रॉ होता है ना, वो उतना नेचुरल रहता है ना, क्योंकि एक नयापन जब रहता है ना, तो आप एक्टिंग नहीं करते, आप सही में जीने की कोशिश करते हो। तो जब उन दिनों में एक्टिंग पता नहीं थी एक्टिंग क्या होती है, बस वो कोशिश करते थे कि जो किरदार हमें मिला है उसको समझें और उसको पर्दे पे या स्टेज पे उसको उतारें। तो बहुत ही लोगों ने प्यार किया। छोटा सा मेरा किरदार था उसके अंदर, एक जुम्मन धोबी था, मैं उसका बेटा बना था कि जुम्मन धोबी को पुलिस वाले मार देते हैं। तो मेरा एंड का शॉट था, मेरे पे एंड होता है। तो भैया ने मुझे कहा था कि अगर तूने अच्छा परफॉर्म किया तो ये 500,000 लोग जो बैठे हैं उनके ताली बजाएंगे। और मेरी एंडिंग थी कि मैंने कहा बदला लेगा लेगा लेगा, और मुझे हाथ नीचे करके सिर नीचे रखना था। तो अब मैं वेट कर रहा था कि तालियां बजी तो तूने काम कर दिया, नहीं या तो तालियां या तो गालियां। बट थैंक्स टू गॉड वहां पे बहुत तालियां मिली, बहुत प्यार मिला, बहुत ही प्यार मिला। मुंबई पहुंचने के बाद किस तरह का संघर्ष रहा, कैसे शुरुआत हुई फिर? सर है ना, बॉम्बे के बारे में एक बात कही गई है कि मुंबई सपनों का शहर है, यहाँ रातों रात किस्मत बदलती है। रातों रात बदलती है, पर वो रात कब आएगी ये कोई नहीं जानता, कि वो दिन कब आएगा ये कोई नहीं जानता। यहाँ पे पहले तो एक ब्लेस्ड चीज ये हुई कि मुझे समझ में आया कि भाई अनुज भैया यहाँ पे थे, तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे पैटर्न, काम करने का पैटर्न है क्या, आपको काम करना कैसे होता है, आपको काम कहाँ से मिलेगा। नहीं तो बेचारे इतने ऐसे लोग हैं जिनको माध्यम ही नहीं पता। पर आज तो बहुत हाईटेक ज़माना हो गया, 4-5 साल पहले चीज़ें अलग थी, अब चीज़ें अलग हैं कि किस तरीके से प्रोडक्शन हाउस में जाना है। तो भैया ने मेरी बहुत हेल्प करी, उन्होंने मुझे बताया कि ये प्रोडक्शन हाउसेज हैं, तू यहाँ पे जा। एक उन्होंने मुझे आज भी याद है, उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुझे, वो उधर बैठे थे मैं इधर बैठा था, उन्होंने मुझे बोला कि मैं तेरे को अपना 8 साल का तुझे मैं ज्ञान दे रहा हूँ। तो वो जो ज्ञान था उनका कि हाउ टू एंटर, हाउ टू स्टार्ट, वो मुझे उसने बहुत हेल्प करी कि मुझे प्रोडक्शन हाउसेज में जाके मैंने रैंडमली ऑडिशन देने शुरू किए, इंट्रोडक्शन देने शुरू किए। बहुत जर्मन लोग मिले, बहुत सॉरी टू से बहुत अजीबोगरीब लोग भी मिले जो पोर्ट्रे करते थे कि वो प्रोड्यूसर्स हैं या फिल्म कर रहे हैं। बट मैं जर्नलिज्म बैकग्राउंड से था, तो थोड़ा सा मैं वाइस था, मैं लोगों पर बहुत जल्दी यकीन नहीं करता था। और मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि जो चीज़ आपको आगे लेके जाएगी, जब आपका कोई फोर फादर नहीं है, आपका कोई ग्रैंड फादर नहीं है, ग्रेट फादर नहीं है इंडस्ट्री के अंदर, इट्स योर टैलेंट। यू हैव टू पॉलिश योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको पॉलिश करना है, इतना पॉलिश करना है कि कोई आपसे मिले, आपसे बात करे तो वो समझ जाए कि यार ये बंदे ने अपने ऊपर काम कर रखा है। और मैं आज भी इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, चाहे मैंने जितना भी काम किया है, मैं कर रहा हूँ या करूँगा, मुझे लगता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ए लर्नर। जब आपके पास एक लर्निंग स्किल है ना, जब आप सुनने की क्षमता रखते हो तो आप सीखने की क्षमता करते हो। तो जो इंसान सीखने की इच्छा रखता है वो एक अच्छा कलाकार हमेशा बन सकता है। तो मेरी भी कोशिश यही है कि मैं सीखूं और बेहतर करता रहूं। तो आपको लगता है कि जो चैनल की आपकी नौकरी थी जी, उससे आपको फिल्मों में आगे बढ़ने का मौका मिला? सर जो मैंने जर्नलिज्म में मैंने इंटर्नशिप की थी, मैंने 3 महीना मैंने इंटर्नशिप की थी और इतना वंडरफुल टाइम मैंने बताया। आई यूज्ड टू वर्क लाइक 16-17 घंटे में अपनी विश से मैं काम करता था। मेरा मन ही नहीं करता था घर जाने का। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता था कि व्हाट इज जर्नलिज्म ऑल अबाउट, व्हाट इज मीडिया ऑल अबाउट। क्योंकि टीवी पे जो हम देख रहे हैं उसके पीछे की जर्नी कितनी डिफिकल्ट है। जो आप टीवी पे देखते हो, चाहे बीइंग इट अ टीवी शो, न्यूज़ शो, फिल्म, एनीथिंग, उसके पीछे का अपने आप में एक बहुत बड़ी मेहनत है। तो मैं उस मेहनत के प्रोसेस से मैं गुजरा और वहीं पे मुझे समझ में आया कि मुझे शायद जर्नलिज्म मैंने किया, मीडिया को मैं समझ गया, पर मुझे अपने पैशन को, एक्टिंग को फॉलो करना है मुझे। क्योंकि वहाँ पे जब मैं था तो मेरी आवाज़ की बहुत तारीफ हुई, मुझे सबने मेरी आवाज़ के लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिए, मेरे लुक के लिए कॉम्प्लीमेंट दिए। मेरे बॉसेस मुझे बोलते थे कि तूने यहाँ पे नहीं आना। इनफैक्ट मैं जब मिलने जाता था तो मुझे, तूने ज्वाइन तो नहीं कर लिया, तूने तो ज्वाइन करियो, लेकिन पैशन मत छोड़ियो एक्टिंग का, तो यहाँ पे आप मोस्ट वेलकम है, लेकिन तू अपना पैशन ज़रूर जिंदा रखियो। तो मेरे को बड़ी अच्छी, मुझे एक सर ने मुझे एक बात बोली यहाँ पे आने से पहले कि विवेक, अगर बॉलीवुड जाना है ना तो 3 चीज़ें तुझको रखनी है, वो है पेशेंस, पेशेंस और पेशेंस। जब आपके पास पेशेंस, सब्र है ना, तो फिर रास्ते आपको समझ में आते हैं। और वही वाली बात है कि खुद को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रास्ते बहुत सारे हैं,
आपको रास्ता कौन सा चुनना है, कब कहाँ पहुँचना है। एक इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे खोने के रास्ते बहुत सारे हैं। बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स खो जाते हैं। अपने आप को समेट के रखना इंटैक्ट और अपने ऊपर काम करते रहना, फिर मुझे लगता है मंजिल देर से देर मिल ही जाती है। तो फिल्म वश से कैसे जुड़ना हुआ? सर मैंने जैसे कि मैं मॉडलिंग करता हूँ, तो मैंने एक वेस्टर्न पर्थ में मॉडलिंग एजेंसी है, प्रिया मॉडल एजेंसी, मैंने इनके साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ और मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। तो मैं गाना शूट करके आया था मालदीव्स में। तो मुझे अजय भाई का कॉल आया कि एक फिल्म बन रही है, तो तू करेगा? तो मैंने कहा भाई मैं ना ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ 6 महीने के लिए, तो मैं शायद कर नहीं पाऊँगा। मुझे फिल्म के बारे में पता नहीं था क्या स्केल है क्या स्केल नहीं है, पर मुझे बैक ऑफ द माइंड, मैं टीवी शोज नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे फिल्म ही करनी थी। तो बैक ऑफ द माइंड था कि यार फिल्म, अच्छी फिल्म मिलेगी ना, अगर बड़ी फिल्म मिलेगी तो मैं ज़रूर करूँगा। तो कहते चल एक काम कर, तू ना एक ऑडिशन दिया, उसमें 6-7 दिन का काम है, पैरेलल लीड कह ले या कैरेक्टर कह ले। तो मैंने कहा हीरो है, हीरो दिखता है? कह रहा हीरो दिखता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं ऑडिशंस देने गया। जब मैं ऑडिशन देने गया तो मैं जब जगमीत सर से मिला, मनोज जी से मिला, अजय भाई से मुलाकात मेरी वापस वहाँ पे हुई। अजय भाई ने वो गाना लिखा था जो मैंने मालदीव्स में शूट किया था। तो जब वहाँ पे मुलाकात हुई, बहुत सालों के गाने के बहुत सालों के बाद की बात हुई। तो फिर मैंने जब टीम देखी तो मैंने कहा यार बड़ा ह्यूज सेटअप है, तो बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं और बिल्कुल प्रोफेशनल ए क्लास सिनेमा बना रहे हैं। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन उसी कैरेक्टर के लिए लिया जिसके लिए मैंने उनको बोला था। बट इवेंचुअली कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि इसको हमें मेन लीड के लिए ट्राई करना चाहिए। उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे फिर से बुलाया और फिर ऑडिशन, पूरा दिन ऑडिशन लिया और फिर फाइनली ये फिल्म जो है ऑडिशन के बेसिस पे ये मेरी कास्टिंग हुई। तो मुझे लगता है कि हम ना एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगा कि जो राइट वे है ना, देखो अगर टैलेंट है ना तो देर सवेर मंजिल मिल ही जाएगी। यू हैव टू स्टिक, यू हैव टू फोकस। और वही वाली बात है ग्रूम, क्योंकि मैं बहुत सारे लोग, मैं जब अपने होम टाउन जाता हूँ, आज कहीं पे जाता हूँ, तो लोग मुझे बोलते हैं कि कैसे काम मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा। रिलेशंस से ऊपर आपका टैलेंट है, क्योंकि आज सोशल मीडिया की इतनी बड़ी पावर है कि अगर आप सच्ची में अच्छे एक्टर हो और आप नोटिस हो गए तो आपको काम जरूर आपको दस्तक देगा। तो आप बस अपने किरदार के ऊपर एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन आर्टिस्ट आप काम करें तो जरूर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। आपके फिल्मी करियर की शुरुआत हो रही थी, इसलिए आपने बस कर लिया, या इस फिल्म में ऐसा कुछ था जिसकी वजह से आपने किया? सर मुझे ना इससे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ना इससे, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी वहाँ पे, बहुत, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फिर जर्मनी, बहुत सारी कंट्रीज लाइंड अप थी और मैं बीइंग एन इंटरनेशनल मॉडल, वो बहुत बहुत मुझे माइलेज मिलती है उससे। पर मैंने वही बात बोला कि बीइंग अ मॉडल, बीइंग एन एक्टर, आप ना हमेशा बेस्ट चीज़ करना चाहते हैं। और जब आपके बैकअप नहीं होता, जब आपके पास कोई सोर्स नहीं होता, तो आप कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड अपॉर्चुनिटीज खोज रहे होते हो, चाहे आप बोलो चाहे ना बोलो। तो बैक ऑफ द माइंड मेरे को था कि यार मुझे अच्छा प्रोडक्ट करना है, मुझे अच्छी चीज़ें करनी हैं। बहुत उससे पहले भी बहुत प्रोजेक्ट बन रहे थे, बातचीत चल रही थी, तो लेकिन वो प्रोजेक्ट बनते बनते बने ही नहीं, बात ही नहीं हुई, उठती थी फिर बंद हो जाती थी। अच्छे प्रोजेक्ट अच्छे लोगों के साथ, डेस्टिनी है। पर जब मैं इनके साथ मिला, ट्विन फिल्म्स प्रोडक्शंस के साथ, डायरेक्टर के साथ जब मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे लगा शायद विकीज मैनेकिन, शायद दिस इज योर कॉलिंग, शायद यू शुड डू दिस। क्योंकि टीवी शोज मुझे बहुत ऑफर हो रहे थे, पर टीवी में करना नहीं चाहता था। पता नहीं क्यों नहीं करना चाहता था, पर मैं नहीं करना चाहता था। मेरा मन था कि यार मैं रोमांटिक हीरो की तरह मैं लॉन्च करूँ। और फिर जब ये फिल्म ऑफर हुई, मैंने स्क्रिप्ट सुनी, मैंने डायरेक्टर साहब का काम देखा, तो मुझे लगा जो ये सिनेमा बनेगा ना, कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि क्या कर लिया, वो बोलेगा क्या किया है। और थैंक्स टू गॉड ऐसा ही है। जब आप देखेंगे, आप प्रोडक्शन वैल्यू देखेंगे, आप स्क्रीन प्ले देखेंगे, आप इमोशंस देखेंगे, आप हर एक एस्पेक्ट के ऊपर, आप जब भी कोरियोग्राफी की बात कीजिए, आप गानों की बात कीजिए, आप डीओपी साहब की बात कीजिए, हर एक बंदे ने जी जान लगाई है इस प्रोडक्ट के लिए। और आई होप कि वो चीज़ें आपको जब आप स्क्रीन पे देखेंगे। आपके अनुसार वश क्या है? देखिए, वश अपने आप में बताता है कि किसी को वश में कर लेना। मैं बहुत स्पिरिचुअल इंसान हूँ, मैं ऊपर वाले में यकीन करता हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब खुदा है, जब रब है, तो फिर नेगेटिविटीज़ भी है। तो वश बेसिकली एक ऐसी कहानी है जहाँ पे एक आज के ज़माने का लड़का, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं हम अपने रूट से ना दूर हो रहे हैं। हम सब रूट से, आप मानो चाहे ना मानो, कभी आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे ना बैठ के, तो हम सब अपने रूट से, अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से, अपने फूड से हम दूर हो रहे हैं। वश ये वो कहानी है जो आपको अपने रूट से जोड़ेगी।
जो आपको आपके कल्चर के बारे में बताएगी कि ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें होती थी। क्योंकि जब तक आप अनुभव नहीं करते ना, जैसे अब हम सिर्फ किस्से सुनते आते हैं कि यार वो बाबा आता था रात को, डराते थे ना बचपन में, बाबा आया उसने डरा दिया, ये कर दिया, भूत भूत, ये सब चीज़ें मुझे आई एम नॉट श्योर होती हैं कि नहीं होती, पर रूह कहता है जब जब भगवान है तो शायद शैतान भी होगा। ये कहानी भी वही दर्शाती है। ये कहानी वही बताती है कि जब, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, पर मैं पूरी नहीं बता सकता, लेकिन इसके अंदर भगवान और शैतान दोनों की बात हुई है कि अगर भगवान है तो शैतान भी है, पर इन दी एंड कौन जीतेगा ये आपको फिल्म देख के समझ में आएगा। पर आपको नहीं लगता इस ढंग की फिल्मों में अक्सर अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है? सर, जैसे कि मैं वापस से इस पॉइंट पे आऊँगा कि बिल्कुल सही बात है कि अंधविश्वास और विश्वास में भी वापस से बड़ी एक बारीक लाइन है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अंधविश्वास को बढ़ावा दिया गया है हमारी फिल्म से, क्योंकि इस पे प्रॉपर रिसर्च की गई है। जो भी चीज़ें दर्शाई गई हैं, दिखाई गई हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब मुझे ख्वाब आया कि मैं ये लिख दूँ, नहीं। डायरेक्टर साहब ने पूरा, मैंने उनसे पूछा भी, क्योंकि मैंने कहा सर ये जो चीज़ें आप दिखा रहे हो क्या लॉजिकल हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि यार हम कुछ भी दिखा दें। तो मुझे उनकी सबसे बेस्ट पार्ट ही लगी, उन्होंने बोला विवेक मैंने रिसर्च करी है, इसके ऊपर मैंने पूरी पढ़ाई करी है, ऐसे किस्से मैंने देखे हैं जहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं और ये वहाँ से उन चीज़ों को ला के पूरा फ्रेम किया गया है। तो मुझे उनका कन्विक्शन, उनकी सच्चाई ने मुझे मोटिवेट किया कि हाँ विवेक दिस इज द पॉइंट। और हमने कहीं पे भी ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं कि आपको लगे कि यार ये तो कुछ भी दिखा दिया। वो चीज़ें हैं जो अगर आप पुरानी आप स्पिरिचुअल किताबें पढ़ेंगे या फिर आप हमारी जो भी जिस भी मजहब की किताबें हैं उसमें पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेंशन है कि चीज़ें होती हैं। तो वही दिखाया गया है कि चीज़ें होती हैं और इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। फिल्म में आपके किरदार का नाम क्या और वो किरदार को कैसे परिभाषित करोगे? सर, मेरे किरदार का नाम है रक्षित। मैं रक्षित किरदार मुझे मिला है और बड़ा ही सिंपल और शरीफ लड़के का ये किरदार है। मैं वैसे बेसिकली मैं थोड़ा सा हिप हॉप बन के रहता हूँ, थोड़ा सा मॉडर्न टाइप से मैं अपने आप को कैरी करता हूँ। लेकिन सर, जब मुझे सर से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि थोड़ा तेरे को मेलो डाउन करना पड़ेगा इस किरदार के लिए। यू हैव टू लुक वेरी सिंपल एवरेज गाय जो कि लंदन में पला बड़ा है, जो बहुत सिंपल गाय है। तो फिर मैंने कोशिश करी कि मैं उस किरदार में अपने आप को ढालूँ, उस तरीके से किरदार में जाने की मैंने कोशिश करी। बड़ा सिंपल किरदार है, बहुत ही लविंग किरदार है, जो अपने प्यार को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी फैमिली के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। इसीलिए पूरी कहानी उसी के ऊपर बेस्ड है कि किस तरीके से आप, यू वॉन्ट योर फैमिली टू बी सेफ, यू वॉन्ट योर लव टू बी सेफ, यू वॉन्ट इविल नॉट टू टच योर फैमिली। तो उसी के ऊपर पूरी कहानी है। आपका करेक्टर भूत प्रेत इन समय यकीन नहीं करता है, नहीं करता जी। तो क्या इसी कारण उसको लंदन भेजा गया था? कोई लंदन से ये तो मुझे नहीं पता कि लंदन उसको क्यों भेजा गया था, पर हाँ, जब वो वापस भारत में आता है, जब वो वापस हिमाचल में आता है, अपने घर पे आता है, तो शायद उसको भी नहीं पता था कि ये चीज़ें आगे दिखने वाली हैं, क्योंकि उसने तो प्लान किया था कि खूबसूरत मैरिज होगी, सब चीज़ें अच्छा होगा। पर मैरिज होने से पहले ही वो चीज़ें हो रही हैं जो सोचने पर मजबूर कर रही हैं। मतलब कई बार जिंदगी में भी ऐसा होता है ना, कोइंसिडेंस होता है कि आप सोचते हो कि यार ऐसा कैसे हो गया यार, ये हो नहीं सकता यार, ये ऐसा हो नहीं सकता। तो वो चीज़ें इस डेप्थ पे हो रही हैं कि वो इसको सोचने पर मजबूर कर रही हैं। लॉजिकल माइंड कह रहा है कि ये नहीं हो सकता, पर जब अगर वो बैठ के सोचे कि लॉजिक को हटा दें, वो कहते हैं कि जहाँ पे लॉजिक है ना वहाँ मैजिक नहीं है। लॉजिक से जब हटता है तो मैजिक होता है, तो मैजिक अच्छा भी है, मैजिक बुरा भी है। तो जब लॉजिक को हटाता है तो देखता है कि मैजिक तो हो रहा है लेकिन वो बुरा मैजिक हो रहा है। तो लॉजिक के साथ उस मैजिक को कैसे फाइट करना है, दैट इज द स्टोरी। अच्छा, अक्सर ये देखा गया कि जो पेड़ होता है गांव में जी, वहाँ बम राक्षस या भूत प्रेत सारों का अड्डा होता है। जी। क्या ये हिमाचल के पेड़ इसीलिए हैं कहानी में या कुछ और है? नहीं, बेसिकली जो मैं अभी एग्जैक्ट तो मैं रिवील नहीं कर सकता, पर हमारी कहानी जहाँ हमने शूट करी है जंगलों में, वो सच्ची में इतने डेंस फॉरेस्ट हैं कि वहाँ पे रात को आप 5-6 बजे के बाद जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवर हैं। वहाँ पे ऐसा बताया गया था हमें कि हर 6 फीट पे एक कोबरा है या फिर अजगर है। और हमने वहाँ पे पूरा क्लाइमेक्स शूट किया। जिस पेड़ की आप बात कर रहे हो उसका हमारी कहानी में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। वो क्या है वो मैं रिवील नहीं कर सकता, पर जब आपको कहानी में जब पेड़ वो रिवील होगा तो आप लिटरली आप देखोगे कि यार ये पेड़ है तो है कहाँ, ये ढूंढा कहाँ पे। और फिर जो फ्लैशबैक में स्टोरी चलती है उस सब इट मेक्स सेंस कि ऐसा हुआ होगा। उसको पेड़ जितना पुराना हमने दिखाना चाहा वो उतना पुराना दिख रहा है। तो उस पेड़ का बहुत इंपॉर्टेंस है। और वो जंगल की बात करें तो जंगल भी बड़ा भयानक और डरावना है, जैसा रिक्वायरमेंट थी। तो टीम ने बहुत मेहनत करके वो लोकेशन को चूज़ किया और ऊपर वाले ने बहुत अच्छा साथ दिया कि हमने किसी को भी, ना इंसान को ना जानवर को, किसी को भी कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुई और हमने बहुत अच्छे से पूरा शूट कंप्लीट कर दिया।
हाँ, मेरे को थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया था, जो कि बाद में रिवील हुआ कि वो फ्रैक्चर था। मैंने पूरा क्लाइमेक्स जो है अपने हाथों पे, रिस्ट पे दोनों पट्टियाँ बांध के मैंने शूट किया, क्योंकि एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मैं एक दिन के लिए मैं गया था कहीं पे, मैं बड़ी अच्छी जगह पे गया था, नकोदर माथा टेकने गया था। शायद उन्होंने मेरा कष्ट ही डाल दिया, क्योंकि वो बड़ा हादसा हो सकता था, पर वो मेरे पैरों पे स्कूटी ने टक्कर मारी, मैं गिरा, फेस मेरा ठीक रहा, हाथों पे चोट आई, पर फिर भी ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो सारा हमने अच्छे से शूट कर लिया। और जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि यार इसमें मुझे 60 दिन का प्लास्टर लगा, और इस हाथ में मुझे कुछ तकरीबन 20-25 दिन मुझे पट्टी बांधनी पड़ी। तो लेकिन ये इतना शुक्रिया है उस ऊपर वाले का, उस रब का, उस खुदा का, भगवान का, कि उन्होंने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मुझे फ्रैक्चर है। मुझे बहुत एक्सट्रीम पेन था। जो भी मैं शॉट, क्योंकि सुपर नेचुरल फिल्म है, अब भूतों से लड़ाई है, तो आपको एक्शन भी उसी तरीके का होगा। तो 20-20, 30-30 फीट ऊपर से नीचे गिरना, हाथों की बली गिरना। और मुझे याद है कि डायरेक्टर साहब हमारे बहुत मजाकिया हैं, तो मैंने उनको बोला कि सर दर्द हो रही है यार। तो कहते यार कुड़िया भर का मुंडा है। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार क्या बात कर रहे हो आप, तो मैंने उसके बाद बोला ही नहीं उनको, क्योंकि मैंने कहा एक्सरे हो गई, उसमें नहीं आया, उसमें इसमें एक्सरे रिवील इसका मैंने कराया नहीं। तो मैंने कहा विवेक यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, अब तेरे को पेन है या कुछ भी है भूल जा। लिटरली शॉट जब कट होता था तो आई यूज्ड टू गो एंड सिट इन अ कॉर्नर एंड आई वाज लाइक दिस। मैं ऐसे ही रहता था, क्योंकि वो इतना पेन था। जब मैंने डॉक्टर को भी दिखाया तो ही वाज सरप्राइज, कहता है ये वो फ्रैक्चर है जिसमें आप ग्लास नहीं उठा सकते। बट पूरा 12-13-15 दिन का क्लाइमेक्स शूट किया, ये ऊपर वाले की ही रजा है, वरना हो ही नहीं सकता। अभी आपने कहा कि सोशल मीडिया के चलते टैलेंट की कदर बढ़ गई है, जी। टैलेंट छिप नहीं पाता, लेकिन आपको नहीं तक सोशल मीडिया के चलते नुकसान ज़्यादा हो रहा है टैलेंट को? सर देखो, मैं सच्ची आपको बात बताऊं, हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स हैं। हाँ, कुछ कंटेंट ऐसा है जो शायद नहीं बनना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे वो चीज़ों के सामने एक्सपोजर उनको मिल गया है जो शायद उनको, दैट इज़ नॉट द राइट एज, द थिंग्स दैट दे आर डूइंग। तो यहाँ पे पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है पेरेंट को एक ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा। एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि बच्चे दिस इज़ नॉट राइट फॉर यू टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म एट दिस वेरी यंग एज। और हर तरह की ऑडियंस है। मैं सच्ची बताऊं, मैं किसी को गलत या सही नहीं कहता, हम किसी को जज करने वाले हैं कोई भी नहीं है। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उससे फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, आप इसकी अच्छी चीज़ देखो कि अगर आप में टैलेंट है और आप कुछ अच्छा कंटेंट बना के आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे डालते हो, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि यू विल गेट नोटिस्ड। आपको बड़े बड़े धुरंधर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आपको वहाँ से खोज सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ की अच्छी एस्पेक्ट देखना चाहिए। मैं भी वही देखता हूँ। हाँ, जो चीज़ें हैं वो बस एक अपील है कि यार कीप अ ट्रैक ऑन योर किड्स, कि व्हाट आर दे डूइंग, वो कैसा क्या कर रहे हैं, ताकि बच्चा जो है कभी भी, क्योंकि इतना सोशल मीडिया हो गया ना आज की डेट में, हर एक को बड़ा बनना है। और वो जो बड़ा बनने की जो चीज़ है ना, वो अपने साथ बहुत सारे छोटी चीज़ों से लेके आती है जो आपको बॉदर करती है, आपके जिस्म को, आपकी रूह को, आपके दिल को हिला देती है, आपको ब्रेक कर देती है। तभी शायद सुसाइड्स होते हैं, क्योंकि पता है, मुझे लगता है द बिगेस्ट ब्लेसिंग इज टू बी अलाइव। और ये कोई सिखाता ही नहीं, ये बताता ही नहीं है। वही बड़ी प्यारी किसी ने बात कही कि अब गाड़ियाँ देखी जाएंगी, घड़ियाँ देखी जाएंगी, किरदार नहीं देखा जाएगा। तो जिस दिन आप किरदार क्या है आप इसके बारे में बात करोगे ना, तो हर मीडिया के थ्रू अच्छा मैसेज जाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ जो भी ये देख रहे हैं वीडियो, कि कीप अ ट्रैक ऑन योर किड्स, कीप अ ट्रैक ऑन योर सेल्फ, कि लाइफ है क्या। किसी के पीछे इस तरीके से मत भागो कि आप खुद को खो दो। मेरा सवाल आप समझ नहीं गए, जी। बात टैलेंट की हो रही थी, आपको नहीं तो सोशल मीडिया के चलते टैलेंट की कदर नहीं हो रही, आप करें हो रही है। जी जी जी। क्योंकि होता यह है कि इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स या फेसबुक के फॉलोअर्स के आधार पर काम दिया जा रहा है। जी, आपको नहीं तो इससे जो वास्तव में टैलेंट है उनको काम नहीं मिल रहा है। लेकिन सर मैं शायद ऐसा होता हूँ, शायद ऐसा हो रहा हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि हीरा जो है वो अपनी चमक, जब हीरा आएगा तो हीरा दिख ही जाएगा। हाँ, जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं शायद उनको पहले अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब वो कितने काबिल हैं वो डायरेक्टर भी जज कर सकता है, ऑडियंस भी जज कर सकती है। लेकिन जिसके फॉलोअर्स बेशक कम है लेकिन वो काबिल है, जब वो आएगा ना तो आएगा स्टे करने के लिए। तो शायद रास्ते डिफिकल्ट हो गए हैं टैलेंट के लिए टू कम एंड एक्सप्लोर, बट मुझे इतना पता है कि जहाँ चाह वहाँ रहा, तो जब वो टैलेंट आएगा वो छाएगा सर। तो लगे रहना बहुत ज़रूरी है। वर्ष के अलावा क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी मेरे कुछ अभी गाने, बड़े अच्छे मेरे गाने रिलीज हुए हैं। अभी एक मेरा गाना मास्टर सलीम जी का और मन्नत नूर जी का एक मेरा गाना आया है, दिल की दे करके टूटिया, और फाइन टच म्यूजिक पे आया है। एक गाना मेरा अभी टी सीरीज पे आया है, सिंगर बलराज जी का, फनाद है। बहुत अच्छे ट्रेंडिंग सॉन्ग्स चल रहे हैं। तो अभी मुझे बहुत सारे गानों का मुझे ऑफर आया है,
फॉर मॉडलिंग एक्टिंग, और कुछ स्क्रिप्ट्स भी आई हैं, पंजाब से भी आई हैं और थैंक्स टू गॉड बॉलीवुड की भी आई हैं। आई मीन नो वरी, मुझे अच्छा सिनेमा करना है अच्छे लोगों के साथ। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट क्या ऐसा करूँ जो मेरे व्यक्तित्व में, मेरे किरदार में और मेरी कला में चार चांद लगाए। और मैं साथ में वॉइस ओवर्स भी करता हूँ, तो मैंने अभी नेशनल जियोग्राफिक के लिए भी मैंने अभी 6 डॉक्यूमेंट्रीज करी है। तो आई बिलीव कि मैं अपने आप को क्रिएटिवली बिजी रखूँ और अपने ऊपर कभी भी कोई वो भूत ना सवार करूँ कि यार पागलपन नहीं, टू बी एट पीस, टू सी वॉट इज राइट, टू सी वॉट इज रॉन्ग एंड देन टेक अ डिसीजन एंड देन ऊपर वाले का नाम लेके आगे बढ़ो। चलिए, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? सर मेरी हॉबीज़ हैं, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है, मुझे लिखने का, इसे मैं हॉबी कहूँ कि ऊपर वाले का एक नया तोहफ़ा कहूँ, कि मुझे लिखना अच्छा लगता है। मैं अपने ख़्यालों को मैं पन्नों पर उतारने की कोशिश करता हूँ। तो मैं जब भी, मैंने अब एक्चुअली मैं सही बताऊँ, मैंने सोशल मीडिया से भी, आई एम नॉट अ वेरी सोशल मीडिया काइंड ऑफ पर्सन। मुझे लगता है कि यार इंस्टाग्राम ज़रूरी है, आज की नीड है, पर मैं वो आत्मा से एंजॉय नहीं करता। मैं अपडेट करता हूँ सब चीज़ों को, इंटरेक्ट भी नहीं कर पाता, कई बार मेरी टीम ही करती है ज़्यादातर हैंडल, मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जितना टाइम सोशल मीडिया पे दे रहे हैं ना, उतना हम खुद से दूर हो रहे हैं। तो देयर शुड बी अ बैलेंस। तो मैं पढ़ना, मुझे लिखना, मुझे ट्रैवल करना और अपनी एक्टिंग के ऊपर, अपने किरदार के ऊपर काम करना, ये मेरी हॉबीज़ है। किस तरह की किताबें पढ़ते हैं? सर मैं स्पिरिचुअल किताबें पढ़ता हूँ। कुछ मेरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हुई जिन्होंने मुझे एक ऐसी राह दिखाई कि मुझे लगा कि हाँ यार, दिस इज़ द थिंग्स दैट आई कनेक्ट टू। जैसे मैं लिखता भी हूँ, तो वैसे तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मैंने इश्क में PhD किया है। मैं इश्क के ऊपर मैंने बहुत लिखा है, वफ़ा, बेवफ़ाई, और फिर इश्क में उम्मीद के ऊपर भी मैंने बहुत कुछ लिखा है, ज़िंदगी के ऊपर भी मैंने बहुत कुछ लिखा है। तो मैं जो अब किताबें हाल फिलहाल में पढ़ रहा हूँ, वो मैं, जैसे डॉक्टर ब्रायन रीस हैं, उन्होंने रीइंकार्नेशन के ऊपर, पुनर्जन्म के ऊपर, कार्मिक, आपके कर्म के ऊपर, कि क्यों इंसानों की ज़िंदगी में जो घटनाएं होती हैं वो क्यों होती हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अच्छे कर्म करने चाहिए, हमारा जो इंसान है वो कार्मिक, आपके सामने आपके कर्म आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इंसानों को कई जन्म लगते हैं समझने में, तो वो कार्मिक जो आपके जो सिचुएशंस हैं वो आपको हॉन्ट करती हैं, आपकी ज़िंदगी में आती रहती हैं। तो वो मुझे समझ में आया कुछ एक्सपीरियंसेस के बाद। तो मैं इस तरीके की किताबें पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, जो आपको मोटिवेशन देती हैं, आपको शायद रब से, ऊपर वाले के और नज़दीक लेके जाती हैं, और इस तरीके की किताबें। और शायरी मैं लिखता हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे पढ़ने का भी शौक है। आपके मित्र अनुज शर्मा भी बहुत स्पिरिचुअल है और वो भी इसी ढंग की किताबें पढ़ते हैं। क्या ये उनसे आपको कुछ प्रेरणा मिली है कुछ? एक्चुअली मैं ये बात मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि अनुज भैया ने मुझे मेरी ज़िंदगी की पहली किताब दी थी, जिसकी वजह से शायद मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया। उनके पास एक किताब थी जावेद अख्तर साहब की, तरकश। तो अनुज भैया ने मुझे एक दिन, अच्छा वो मुझे बोलते थे 4 बजे तुम्हें पहुँचना है सुबह, तो मैं 4 बजे पहुँच जाता था। मम्मी बोलती थी उठ जा, मैं नहीं उठता रहा, कितनी सर्दी हो, क्योंकि भाई एक कनेक्ट था भैया के साथ, अभी भी कनेक्ट है। तो मैं पहुँच गया। तो अनुज भैया एक दिन सुबह 4:30-5 बजे बैठे हुए थे, हम एक्टिंग की बात कर रहे थे, भैया ने एक किताब निकाली और मुझे बोली, विक्की ये वो किताब है जो मुझे मेरे गुरु ने दी थी, क्योंकि उनको मेरे अंदर पोटेंशियल लगी थी, और ये किताब उन्होंने 5-6 साल से संभाल के रखी हुई थी। और मुझे बोला कि मुझे भाई तेरे अंदर पोटेंशियल लगती है, तो मैं तेरे को किताब देता हूँ, तरकश। तो वो भी बहुत स्पिरिचुअल सोल है, बहुत ही स्पिरिचुअल सोल है। वो शायरी पसंद करते हैं, बड़े पेचीदा किरदार वो निभाते हैं, बड़ी डेप्थ है उनके किरदार में। तो कहीं ना कहीं से वो चीज़ें भी मेरे अंदर आई, उनको मैंने देखा और फिर मैंने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया, तो मैंने देखा कि हाँ यार, मुझे भी यही, क्योंकि आप यू कैन नॉट फेक, आप दुनिया को फॉलो एक हद तक कर सकते हो, फिर आप डिस्कनेक्ट कर जाते हो। तो जो कनेक्ट मुझे भैया से मिला, वही कनेक्ट मैंने अपने अंदर देखा कि हाँ मैं यही हूँ, मुझे यही सब चीज़ें करनी चाहिए। तो वही किताबों से आज भी दोस्ती है। मेरा मानना है कि जितनी अच्छी किताबें आपकी ज़िंदगी में होंगी, उतनी अच्छी आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। विवेक जी, फिल्मी संगम के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया।